हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा। दोस्तों, आज है हमारा बिहार स्पेशल इन 30 डेज सीरीज का डे 30 यानी लास्ट डे। आज हम बिहार स्पेशल में जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं, मतलब जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनको कवर करेंगे। दोस्तों, आज हम बिहार के आधुनिक इतिहास का वो हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं जिसे बीपीएससी एडीओ में हर बार सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको आराम से हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि अभी हम 1937 से 1942 तक का बिहार का इतिहास कवर करेंगे, जिसको आप अच्छे से समझ गए तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 1937 से। दोस्तों, 1935 में अंग्रेजों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू किया, और इस एक्ट का सबसे बड़ा बदलाव यह था कि प्रांतों में चुनाव कराए जाएंगे और भारतीयों को प्रांतीय सरकार चलाने का मौका मिलेगा। और इसी एक्ट के तहत 1937 में बिहार विधानसभा के लिए पहली बार बड़े स्तर पर चुनाव कराए गए। अब बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट को, अच्छे से समझते हैं। बिहार विधानसभा की कुल सीटें थी 152, जिसमें चुनाव कांग्रेस ने 107 सीटों पर लड़ा था और कांग्रेस ने जीत हासिल किया था 98 सीटों पर। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 98 सीटों मतलब स्पष्ट बहुमत, यानी कांग्रेस अकेले सरकार बना सकती थी। मतलब बिहार में पूर्ण बहुमत हासिल किया था कांग्रेस ने उस टाइम। अब बताते हैं कि सरकार बनने में समस्या क्यों आई। जब कांग्रेस को बहुमत मिल गया था तो सरकार बनाने में आखिर दिक्कत क्या आई, अभी हम इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। उस समय बिहार के राज्यपाल थे एमजे हैलेट। उन्होंने कांग्रेस नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए बुलाया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ये था कि श्री कृष्ण सिंह चाहते थे कि राज्यपाल यह साफ साफ कहे कि वे सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी वो वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप न करने का स्पष्ट आश्वासन चाहते थे। और राज्यपाल ने ऐसा स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया, और इसी कारण श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। ये बात ध्यान रहे कि एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है कि श्री कृष्ण सिंह ने 1937 में सरकार बनाने से क्यों इनकार किया था। तो क्योंकि राज्यपाल ने स्पष्ट मतलब सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप करने का आश्वासन नहीं दिया था, इसलिए श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। अब बात करते हैं बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। अब राज्यपाल के सामने समस्या यह थी कि अगर कांग्रेस सरकार नहीं बनाएगी तो राज्य कौन चलाएगा। इसलिए राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता जो थे वो मोहम्मद यूनुस थे, इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बन गए और बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल गठित हुआ। तो ये मतलब डेट आपको याद रखना कि 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बना था। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री शब्द नहीं था, इसलिए उन्हें बिहार का प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बिहार। कुछ समय बाद कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि अब सरकार बनानी चाहिए। अब जैसे ही कांग्रेस ने यह निर्णय लिया, मोहम्मद यूनुस ने अपना त्यागपत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार का प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। तो आपको ये डेट ध्यान रखना, 1 अप्रैल को बिहार का पहला अंतरिम मंत्रिमंडल बना था और 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार का पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। इस प्रकार श्री कृष्ण सिंह बने बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री, और रामदयालु सिंह जो थे वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। अब बात करते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से जुड़ी घटनाओं के बारे में। पहली घटना थी फरवरी 1938 की। अंडमान निकोबार में कई राजनीतिक कैदी बंद थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने मांग की कि इन कैदियों को छोड़ दिया जाए, और सरकार ने कैदियों को छोड़ दिया, इसलिए मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र नहीं दिया। तो ध्यान रहे कि कैदी रिहा हो गए थे, इसलिए त्यागपत्र नहीं दिया। अब दूसरी सबसे बड़ी घटना सामने आई जो कि 1939 में थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और अंग्रेजों ने कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था, और कांग्रेस को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। इसलिए 31 अक्टूबर 1939 को
श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार का कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दे दिए। यह पूरे भारत में कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे का हिस्सा था। अब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जो बिहार में हुआ था 1940 के आसपास में, उसकी सबसे पहले जानते हैं कि ये शुरू क्यों हुआ था। 1940 में अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था और गांधी जी को यह प्रस्ताव अधूरा और भ्रामक लगा था। इसलिए गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया था। यह आंदोलन शांतिपूर्ण था तथा हिंसा रहित था और एक एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध किया जाएगा और भारतीय जो जनता थी उनको जागरूक किया जाएगा। अब देश के प्रमुख सत्याग्रही के बारे में जानते हैं हम, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रखना है। आचार्य विनोबा भावे जो थे वो प्रथम सत्याग्रही थे और जवाहरलाल नेहरू जो थे वे द्वितीय सत्याग्रही थे और तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अब बात करते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की। तो बिहार में प्रथम सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, उनके बाद अनुग्रह नारायण सिंह, फिर गया से गौरी शंकर सिंह थे, उसके बाद सिवान से श्याम नारायण सिंह थे। और इन सारे नामों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन की जो कि 1942 में हुआ था। 1942 में क्रिप्स मिशन असफल हो गया और अब कांग्रेस को विश्वास हो गया था कि अंग्रेज जो थे वो भारत को स्वतंत्र नहीं करेंगे। इसलिए 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो। इसके पश्चात 9 अगस्त 1942 को ही कांग्रेस के प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो भी कांग्रेस के सारे बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल भेजा गया था और बलदेव सहाय जो थे वो महाअधिवक्ता के पद से भी इस्तीफा दे दिए थे। अब बात करते हैं सचिवालय गोलीकांड की जो कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार के जो छात्र थे वो सचिवालय भवन पर झंडा फहराने पहुंचे थे और आदेश दिया गया, मतलब जो उस टाइम तत्कालीन जिलाधिकारी थे WG आर्चर, उन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दे दिया जिससे 7 छात्र शहीद हो गए और कई छात्र घायल हुए। शहीद छात्रों के नाम एग्जाम में हमेशा आते रहते तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। उसमें है उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। ये सातों नाम को आपको अच्छे से याद रखना है। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। और जो 8वें छात्र थे वो रामकृष्ण सिंह थे। इन्होंने बाद में झंडा फहराया था और 12 अगस्त 1942 को पटना में पूर्ण हड़ताल रही थी। अब बात करते हैं 7 शहीद स्मारक की। 7 शहीद स्मारक जो है वो सचिवालय के सामने स्थापित किया गया है जिसका शिलान्यास तत्कालीन राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था और इसका औपचारिक अनावरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था। अब बात करते हैं आज़ाद दस्ता की। आंदोलन को अंडरग्राउंड रूप देने के लिए नेपाल में आज़ाद दस्ता बनाया गया। तो ध्यान रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही नेपाल में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। इसका उद्देश्य था सरकारी गतिविधियों का विरोध करना, संचार साधनों को नष्ट करना और इसके संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। तो आपको ध्यान रहे कि वो हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। उस दिन दीपावली की रात थी। ये एग्जाम में आता है कि किस रात को हुए थे, तो दीपावली की रात। और उनके साथी थे रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह। अब बात करते हैं प्रशिक्षण शिविर की। प्रशिक्षण शिविर था नेपाल का राजविलास जंगल जो था वहाँ पे और इसके निदेशक थे सरदार नित्यानंद सिंह। इसमें जो युवा होते थे उनको छापामार युद्ध एवं अग्नि अस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता था जिसके प्रमुख सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और अच्युत पटवर्धन। और रेडियो प्रचार की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया को दी गई थी। तो ध्यान रहे कि आज़ाद दस्ता के समय रेडियो प्रचार की जिम्मेदारी राम मनोहर लोहिया को दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आता है एज इट इज। और 1943 तक अधिकांश नेता गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए आज़ाद दस्ता कमजोर पड़ गया था।
अब बात करते हैं पृथक बिहार राज्य के गठन की। बिहार पहले जो था ये बंगाल प्रांत का हिस्सा था और बिहारियों को लगता था कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, और इस आंदोलन के नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो पृथक बिहार राज्य के मांग की जो हुई थी घोषणा, उसके नेता सबसे प्रमुख थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। 1894 ईस्वी में पटना से बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा था। और 1908 में, लेकिन ध्यान रहे कि बिहार टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे महेश नारायण। और 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई, जिसको प्रथम अध्यक्ष थे अली हसन इमाम। फिर 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पटना में आयोजित हुआ। 1909 में दूसरा अधिवेशन हुआ उसका भागलपुर में। और 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में बिहार बंगाल विभाजन का प्रस्ताव पेश किया गया। और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार उड़ीसा पृथक प्रांत की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, आज आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए कि बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री आपके दिमाग में क्लियर बैठ चुका है। आप हमारा जो भी 30 डे का प्रोग्राम था आप उसको देख लेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं कि बिहार स्पेशल के बारे में आपकी जानकारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। साथ ही साथ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है कि हम 1 फरवरी यानी परसों से 72nd BPSC के लिए एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट वाइज। तो आप उससे जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर BPSC ADO एग्जाम। हम जल्द ही ADO एग्जाम के लिए आपके लिए करंट अफेयर्स का भी बैच लॉन्च करेंगे, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।